जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली वन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली वन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। शुरू करें। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज की अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है परीक्षा की दृष्टि में। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में मात्र 2 महीने रह गए हैं। तो जो कुछ भी करना हमें मात्र 2 महीने में करने वाले हैं। पहले चैप्टर रिवीजन करा चुके हैं, दूसरे करा चुके हैं और इसी प्रकार तीसरे चैप्टर रिवीजन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी ना आए, लेकिन इस चैप्टर से 100% आता है। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो 1.5 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल बैठ जाएं और कुर्सी की पीठ ही बांध लें, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल बैठे रहें और चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बैठ जाएं। और जैसा कि दिख रहा होगा कि ये भी क्लास में सब कुछ कवर होने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। यकीन मानना दोस्तों, ये क्लास जब खत्म होगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि इस क्लास से कितना फंसने वाला है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे सारे के सारे कवर कर चुके हैं। इसमें थ्योरी वाली क्लास होने वाली है। आवाज यहाँ तेज तो नहीं है, तो थोड़ी और कम कर दें। तो स्टार्ट करें मोटिवेशन लाइन के साथ। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन लाइन के साथ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ने वाला। क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो भी काम जीवन में करना चाह रहे हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए शिक्षा अहम रोल है। तो शिक्षा लेना अति आवश्यक है। चाहे हम नौकरी करें, चाहे प्राइवेट जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन शिक्षा क्या है? शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ने वाला है। अगर हमें कम नॉलेज है तो पेपर में कम लिख पाएंगे, अगर ज्यादा नॉलेज है तो पेपर में पूरा पेपर करके आ पाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश से। चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश से। तो बिल्कुल इतनी स्पीड काफी है। तो वैद्युत आवेश यानी कि क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई बता पाएगा? पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत भी कुछ? हम सवाल लेंगे उसके बाद। मस्ती ना करो, ठीक है, टॉपिक पे ध्यान दो। वैद्युत आवेश क्या होता है? देखो, एक अपनी परिभाषा है और एक किताबी परिभाषा है। तो पहले सीखते हैं अपनी वाली परिभाषा। किसी पदार्थ का वह गुण, देखो ध्यान दो बिल्कुल, अब स्टार्ट हो चुकी क्लास। किसी पदार्थ का वह गुण, देखो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। किसका? विद्युत का अनुभव होगा या किसका होगा? चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होगा। तो वो क्या कहलाएगा? अनुभव होगा, या फिर अनुभव का आभास हो, या फिर उत्पन्न हो, या फिर क्या हो? अनुभव हो। उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। तो किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान दो बिल्कुल, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें
विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या फिर अनुभव हो, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। समझिए, इसे किससे प्रकट करते हैं? स्मॉल q से प्रकट करते हैं। कोई दिक्कत? अब दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है जो हमारी किताब में दी है? किताब में दी है, जब किसी कांच की छड़ को, कोई कांच की छड़ ले लेंगे, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? वहां वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। तो जब किसी कांच की छड़ ले रहे हम, कांच की छड़ ले ली हमने, ठीक है। दूसरी परिभाषा जो है, जब किसी कांच की छड़ को, एक वस्तु हो गई, अब दूसरी वस्तु क्या ले रहे? रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा ले लिया हमने। क्या क्या ले ली? एक कांच की छड़ ले ली और एक रेशम कपड़ा ले लिया। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो कांच की छड़ जो रेशम कपड़े होंगे, कागज के टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो जो आकर्षित कर रही है, तो छड़ में उत्पन्न जो गुण है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो छड़ में उत्पन्न इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। ये वैद्युत आवेश कब जनरेट होगा? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे। यहाँ पर हमने एक कांच की छड़ ले ली और क्या ले ली? रेशम कपड़ा ले लिया। जब इन्हें दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो वैद्युत आवेश उत्पन्न होने वाला है। तो जो कांच की छड़ कागज या रेशम कपड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रही है उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। इसे Q से प्रकट करते हैं। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर I और T। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है Q बराबर NE। देखो Q की दोनों वैल्यू हैं तो IT बराबर क्या हो जाएगा? NE। ठीक है। देखो Q बराबर IT और Q बराबर NE, तो दोनों वैल्यू किसकी है? Q की। तो IT बराबर क्या हो जाएगा? NE। जहां पर I क्या है? वैद्युत धारा, और T क्या है? समय, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आवेश है तो कुछ मान भी होगा इसका। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा कूलम। ठीक है। अगर दूसरा मात्रक हम बनाना चाहें फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला में बताए Q बराबर IT। अब I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकंड। तो दूसरा मात्रक अगर बनाना चाहें तो एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। दूसरा मात्रक कूलम। तो वैद्युत आवेश का निपटारा हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब बात करते हैं आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नंबर 1 धन आवेश। कॉपी अब बंद कर लो बिल्कुल, ठीक है। और नंबर 2 धन आवेश, ऋण आवेश, क्योंकि फिर ध्यान नहीं दे पाओगे बोर्ड पे। इसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब धन आवेश कब होगा और ऋण आवेश कब होगा? कोई बता पाएगा? जो पदार्थ चल रहा है तो पदार्थ सब घटना पदार्थ का ही गुण है, तो सारी घटना किस पे होने वाली? पदार्थ पे। तो किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाए या फिर निकल जाए या त्याग दें, एक ही बात है। तो किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक है। और ऋण आवेश की बात क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। जैसे कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं, अगर हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो हम तो प्लस, मान लो 5,000 रुपये उधार दिए हैं तो हम तो 5,000 प्लस में हैं, हमारे 5,000 रुपये उस पे हैं, मतलब हम दे रहे हैं तो हम पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और जो ले रहा है उस पर ऋण ले रहा है, मतलब उधार ले रहा है, तो उस पर कैसा होगा? ऋण आवेश। अब केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इधर ले रहे हैं Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अगर इसका वितरण करेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। ठीक है। अभी पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चार्ज की व्याख्या। देखो कक्षाएं होती है 4 K L M N। पहली कक्षा होती है 2 8 18
2 8 8 2 8 8 18 32। कहने का मतलब ये अगर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो या फिर 18 हो या फिर 32 हो तो वो जो पूरा जो परमाणु है पूर्ण कोश मानी जाती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो इसकी बाहरी अंतिम कोश पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले ले 8 हो जाएंगे तो इसकी पूर्ण कोश हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इससे बचेंगे 2 8, ठीक है। तो इस पूरा कोश हो गया, इसकी वजह से ये Na हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा 2 8 8। इसका मतलब Cl कैसा हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब क्या है, जे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस वजह से कैसा है, पॉजिटिव, और जे इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस वजह से कैसा है, नेगेटिव। तो जे धनावेशित है और जे ऋणावेशित है। Na प्लस का चार्ज होता है, Cl माइनस का चार्ज होता है। दोनों में कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो धनावेश इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। एग्जाम्पल 5000 वाले से याद कर सकते हैं। हटाएं, अगला है जो तो बता ही दिया, धनावेश ऋणावेश। अब बात करते हैं आवेशों के गुण। अब आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर चार्ज दोनों पदार्थ पॉजिटिव के हैं और दोनों पदार्थ नेगेटिव के हैं, ठीक है जी, कैसे हैं, समान आवेशित हैं, मतलब समान आवेश के हैं। ये भी समान है और ये भी समान है। इधर ले लिया हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इधर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ये कैसे हैं, असमान है, ठीक है। ये कैसे हैं, समान आवेशित वाले हैं और ये कैसे हैं, असमान आवेशित वाले हैं। तो समान आवेशित वस्तु में क्या क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समान आवेशित वस्तु के बीच क्या करता है, प्रतिकर्षण, और असमान के बाद करता है आकर्षण। चुंबक देखिए, चुंबक में एक सिरा होता है खुरखुरा, एक होता है चिकना। अगर चिकना दोनों सिरे ले लें, आपस में ले जाएं तो क्या होंगे, चिपकेंगे कि दूर भागेंगे, दूर क्यों भागेंगे, क्योंकि दोनों में कैसा चार्ज है, समान चार्ज है। अगर खुरदरा ले जाए तब भी भागेंगे। अगर एक सिरा चिकना ले लें, खुरदरा ले लें तो चिपक जाएंगे, समझ रहे हो। अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूर भागेंगे, माइनस लेंगे तो भी दूर भागेंगे। अगर एक पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं तो आपस में चिपक जाएंगे। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो भी आपस में चिपक जाएंगे। चुंबक का एक सिरा होता है N और एक सिरा होता है S, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर NS लेंगे तो क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। या फिर SN ले लें तब भी क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। अगर N ले रहे हैं तो, अगर S ले रहे हैं तो कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। आवेश संरक्षण का नियम। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, अब आवेश है, आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आवेश अंतिम टॉपिक चल रहा है, तो आवेश की बता पाओगे खोज किसने की थी, ये तो रह ही गया था। आवेश की खोज किसने की थी, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। कोई दिक्कत, तो आवेश से जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे कवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। ये पूरी एक पेज की हेडिंग है, सारी चित्र के माध्यम से याद होने वाली है, बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ हेडिंग छुपी है वो चित्र में छुपी है। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन या चालक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या। चालक इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके बारे में जानेंगे। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जी नाभिक है, और ये क्या है, कक्षाएं हैं, ठीक है। और नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, और ये बाहर जो गति कर रहा है ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। इतना पता है। सभी धातुएं कैसी होती हैं,
विद्युत की तो अच्छी चालक बोल लो या सुचालक बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर होता है कैसा, उदासीन यानी कि जीरो। जीरो बोल लो या उदासीन बोल लो। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कैसा, निगेटिव। इतना पता चल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं जो नाभिक के समीप वाली कक्षा में है और जो नाभिक से दूर वाली कक्षा में है, ठीक है, समझ गए। तो शुरू करें। तो देखो सभी धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। जिन्हें याद, किन्हें किन्हें याद है ये वाली, अगर किसी को याद ना तो यही याद हो जाएगी, ध्यान दो। तो देखो सभी धातुएं कैसी होती हैं, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और जो प्रत्येक पदार्थ होता है किससे बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब देखो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती जाएगी। सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, सुचालक होती है तथा प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के बीचों बीच में एक नाभिक उपस्थित होता है, और नाभिक उपस्थित होता है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज तथा न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है। कोई दिक्कत यहां तक। और जो इलेक्ट्रॉन, देखो हमने क्या बताया, सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं तथा प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणुओं के बीचों बीच में क्या होता है, नाभिक उपस्थित होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है। अब बात करते हैं नाभिक से। तो नाभिक के समीप वाली कक्षा में, ये कक्षा है नाभिक के समीप वाली, नाभिक के समीप वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। जो नाभिक के पास है वो किसके द्वारा जुड़ा है, प्रबल आकर्षण बल द्वारा। अब देखो अगर ये व्यक्ति अगर बॉडी गार्ड के साथ होगा, अपने बॉडी गार्ड के साथ, तो उसे कोई चोट पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा। अगर जिसके पास बॉडी गार्ड ना हो उसे चोट पहुंचा लेगा। तो ये नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने बॉडी गार्ड के पास है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉडी गार्ड से बहुत दूर है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में उपस्थित होता है वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है तथा इसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इसे हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में उपस्थित होते हैं वह दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। कोई दिक्कत। एक बार दोबारा देखते हैं। सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं तथा प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में उपस्थित होता है वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा पास, पा और पा, यानी कि पास प्रबल, दा और दा, दूर दुर्बल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में उपस्थित होता है वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा में उपस्थित होता है वह दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, उसे आसानी से हटाया जा सकता है। अब नाभिक में जो होगा, इसकी धातु में इनकी संख्या कितनी होती है, 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब इनकी संख्या होती है, ठीक है। धातु में इनकी संख्या 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब होती है। अब देखो यहाँ तक हमने बता दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन अलग घूम रहा है। अब ये क्या कर रहा है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह भाग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है। अब ये बताओ इसमें लिमिट 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो नमा क्या फिट कर पाएंगे इसे, तो नहीं कर पाएगा, जगह मिलेगी नहीं इसे, तो क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो मतलब अपनी जगह छोड़कर दूसरे के बीच में घुस रहा है, तो क्या इसे जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तो इसे मतलब रिक्त स्थान छोड़ दिया, यहाँ पर एक स्थान छोड़ दिया उसने, तो क्या अनियमित रूप से गति करता रहता है। अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में भाग रहा है, तो क्या होगा, अपनी कक्षा जो छोड़ रहा है वहां रिक्त स्थान उपस्थित हो जाएगा और अनियमित रूप से गति करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहा है उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, चालन मतलब चलता फिरता रहता है, ठीक है, चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गई पूरी। एक बार और बताओ। सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है
तथा साथ साथ बोलो, सभी धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है तथा प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के बीचों बीच में एक नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में उपस्थित होता है वह प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, उसे आसानी से, जो इलेक्ट्रॉन ध्रुवल वो दूर वाली कक्षा में उपस्थित होता है वह उसे आसानी से, धातुओं में इनकी संख्या, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है तो जो छोड़ रहा है वहां क्या रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है और अनियमित रूप से गति करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहा है उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत के कैसे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ये थी पूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। बताओ कोई दिक्कत लग रही है आसान? एक और मोटिवेशन लाइन, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डट कर करना सामना इन मुश्किलों का, क्योंकि एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। ठीक है, तो डरना नहीं है इन समस्याओं से, हमें इनका सामना करना है। ठीक है, क्योंकि समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं पे लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जीवन जी रहे हो तो समस्याएं तो आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं चालक और अचालक की। चालक क्या होता है, ये एग्जांपल लिए हमने, पहला सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। तो चालक क्या होता है, कंडक्टर, इसे बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सके, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। चालक यानी कि विद्युत धारा आसानी से इसमें फ्लो की जा सके तो वे होते हैं चालक, यानी कि इलेक्ट्रिक आवेश इसमें आसानी से फ्लो किया जा सके, चालक कहलाते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब बात करते हैं अचालक की, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। अचालक या विद्युत रोधी, कुछ भी बोल लो। विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत का विरोध करे, मतलब आवेश का प्रवाह इसमें ना हो सके, आवेश का प्रवाह ना हो सके। जैसे कि लकड़ी, इसमें आवेश का प्रवाह होगा, नहीं होगा। और एग्जांपल रबर, क्या इसमें होगा, नहीं होगा। गिलास इसमें होगा, नहीं होगा। ऑयल इसमें होगा, नहीं होगा। डायमंड इसमें होगा, ड्राई वुड इसमें होगा, नहीं होगा। तो मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके उसे बोलते हैं चालक, और जिसमें आवेश का प्रवाह ना हो सके उसे बोलते हैं अचालक। चालक अचालक खत्म। आज बात करते हैं अर्धचालक की। सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक, ठीक है, इसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। एक मिनट, अब ठीक है कि बढ़ रही है? अब हमें समझ में नहीं आता मतलब कितनी आवाज आ रही है, बच्चे बताएंगे ना। अब ठीक है, बताओ भाई क्या करें। अब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे हैं। सेमी कंडक्टर क्या करें, देखो कुछ पदार्थ ज्यादा तो नहीं तेज, कुछ पदार्थ सामान्य अवस्था में कैसे होते हैं, कुछ पदार्थ देखो सामान्य अवस्था बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में कैसे होंगे, अचालक होते हैं। परंतु इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाते हैं। क्या? शांत रहो।
देखो कुछ पदार्थ सामान्य अवस्था में कैसे होते हैं? चालक होते हैं, और जैसे इनमें हम कुछ अपद्रव्य मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? चालक बन जाते हैं। ठीक है, जब कुछ पदार्थ अर्धचालक है तो कैसे होंगे? आधे चालक होंगे, ना कि पूरे। तो मतलब कुछ पदार्थ तो सामान्य अवस्था में कैसे होते हैं? अचालक होते हैं, और जैसे ही हम इन्हें कुछ अपद्रव्य मिला दें तो वे क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। अपद्रव्य कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन को लिखते हैं SI, जर्मेनियम लिखते हैं G। इसे बोलते हैं सिलिकॉन और इसे बोलते हैं जर्मेनियम। ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स हैं। इनका यूज कहां करते हैं? इनका यूज कहां करते हैं? टेलीविजन में या ट्रांजिस्टर में इनका यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में या टेलीविजन में इनका यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो अचालक, अर्धचालक और चालक खत्म। वैद्युत विभव बताओ, वैद्युत विभव बता पाएगा कोई? बातें ना करो, शांत रहो। वैद्युत विभव बताओ। देखो शांत हो जाओ। वैद्युत विभव ये संचित क्या समस्या है आज की दिन? मतलब उदम आज तो बैठ ले, मन ना लग रहा पढ़ने तो फिर लगाओ मन। जे लास्ट बार डिवीजन हो रहा है, इसके बाद डिवीजन नहीं होगा, और जे लास्ट टाइम चल रहा तो पढ़ लो जितना पढ़ पाओ। एक सब्जेक्ट नहीं है, बार बार बता रहे तुम्हें, दिक्कत आएगी। फिर 2 महीने है, 2 महीने में जो कुछ करना सब कवर करना है। देखो वैद्युत विभव है, देखो सुन तो लो पहले। वैद्युत विभव जो इलेक्ट्रिसिटी नाम ही एक चैप्टर का, तो सारी घटना किसमें होने वाली है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। किसमें होगी? वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटनाएं घटित होंगी किसमें होगी? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी वैद्युत विभव की? जी हमने लिया एकांक धनावेश, धन आवेश, ठीक है, और जी अनंत से जा रहा है किसी बिंदु तक, ले जाने में W एक है, W व्यक्ति बोल ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो W क्या है? वर्क यानी कार्य। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रकट करते हैं, V बराबर W/Q, ठीक है। अगर ये परिभाषा याद ना हो पा रही तो फॉर्मूले से भी परिभाषा बन जाती है। अगर Q का मान हम रख दें 1, मतलब एकांक धनावेश, और Q V बराबर हो जाएगा W के, ठीक है। तो एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा बनेगी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रकट करते हैं। फार्मूला होता है V बराबर W/Q। अब W का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल बटे, तो बटे Q का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होगा, और दूसरा बात करते हैं वोल्ट, इसका मात्रक हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। वैद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बिल्कुल सेम टू सेम परिभाषा है। इसमें क्या करेंगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। देखो इसका भी फॉर्मूला यही है, मात्रक भी जूल प्रति कूलम हो जाएगा,
या बोल्ट हो जाएगा। देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर सपना अंबिका उधर ना बचाओ, उससे अभी मतलब ना निकले, चोट लगी ठीक ना होगी। देखो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मजाक लग रहा होगा, क्लास तुम्हें पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे बढ़िया कोई तरीका बताओ जो रिवीजन हो जाए, बताओ कोई है बढ़िया तरीका? तो फिर क्यों ना पढ़ रहे हो, तुम पढ़ोगे करीब 20 दिन तुम्हें लग जाए एक चैप्टर, अगर एक पेज एक दिन में याद कर रहे हो सही तरीके से तो कितने दिन लगने वाले हैं? 10 दिन तो मान लो चैप्टर वाइज करने में, पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है और तुम्हें कितनी देर में करवा रहे हैं आप? 1.5 घंटे में। तो क्या कोई खराब है? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे भी V से प्रकट करते हैं। V बराबर W/Q जूल प्रति कूलम या वोल्ट इसका मात्रक होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं 1 वोल्ट की। परिभाषा बनाना सीख लो, कैसे बनती परिभाषा। फॉर्मूला हमने पढ़ा है V बराबर W/Q। अब हमें लाना पड़ेगा V का मान 1 वोल्ट। तो वो कैसे आएगा? अगर W का मान भी हम 1 रख दें और Q का मान भी 1 रख दें, Q क्या है यहाँ पर कूलम और 1 जूल, ये क्या हो जाएगा कार्य 1 जूल। ठीक है, तो V का मान हमें 1 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। अगर क्या परिभाषा बनेगी, किसी आवेश को मतलब एकांक धनावेश को ले जाने में अगर 1 कूलम आवेश, बताओ क्या बनेगी, 1 कूलम का आवेश व्यय होने में अगर 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, 1 कूलम को आवेश ले जाने में अगर 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलम को आवेश ले जाने में अगर 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, उसे क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बना दो, Q बराबर 1 मान रख दो, W बराबर 1 रख दो। तो 1 कूलम का आवेश ले जाने में जितनी ऊर्जा मतलब 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, उसे कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बताओ क्या होगी? देखो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रकट करते हैं। फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। तो Q का मात्रक क्या होता है? कूलम बटे, तो बटे, और T का मात्रक सेकंड, कूलम प्रति सेकंड या एम्पीयर भी इसका मात्रक होता है। कोई दिक्कत? तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रकट करते हैं। I बराबर Q/T। मात्रक की बात करते हैं तो कूलम प्रति सेकंड या एम्पीयर हो जाता है। 1 एम्पीयर। 2 परिभाषाएं हैं। ठीक है, पहली इधर हो जाएगी, दूसरी इधर हो जाएगी। तो पहली परिभाषा देखते हैं। देखो ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये समांतर भी है, 2 सीधे भी हैं। देखो 2 सीधे प्लस समांतर और प्लस अनंत लंबाई के 2 तार हैं। कैसे हैं? लंबाई के तार। देखो 2 सीधे भी हैं, समांतर भी हैं और अनंत लंबाई से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो अनंत लंबाई के तार हैं। तो यदि 2 सीधे
ये धारा हमने बहा दी इसमें आई, ठीक है। और जिनकी प्रति मीटर लंबाई कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। ये लंबाई है 1 मीटर। तो देखो परिभाषा पूरी याद होगी। यदि दो सीधे समांतर तथा अनंत लंबाई के तार, यदि दो सीधे समांतर तथा अनंत लंबाई के तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा धारा प्रवाहित करने पर इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन हो, तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। देखो यदि दो सीधे समांतर तथा अनंत लंबाई के तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, धारा प्रवाहित करने पर इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन हो, तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कोई दिक्कत? ये है मेन परिभाषा। एक होती है मेन और एक होती है बेकार परिभाषा। तो ये तो होगी बेर वाली परिभाषा, ठीक है। अब बेकार वाली परिभाषा देखते हैं क्या होती है। तो यदि दो सीधे समांतर तथा अनंत लंबाई के तार जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, धारा प्रवाहित करने पर इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर I बराबर Q अपॉन T। अब I बराबर 1 एम्पियर लाना है, तो बताइए तो कैसे ला पाएंगे। Q का मान 1 कूलम रख दे और T का मान 1 सेकंड रख दे। बताओ परिभाषा बनाओ, बनाओ, बताएंगे फिर। किसी परिपथ में 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। किसी परिपथ में अगर 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, उसे कहते हैं वैद्युत, वो 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। कूलम की परिभाषा बन जाएगी इसी प्रकार। बनाओ कूलम की। फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T। अब Q का मान हमें लाना, Q बराबर IT, तो Q का मान हमें लाना 1 कूलम। कैसे लाएंगे? I का मान 1 एम्पियर रख दो और T का मान रख दो 1 सेकेंड। जरा बताना परिभाषा क्या बनेगी, बताओ। बना बना परिभाषा। बनाओ। जो Q बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उसमें जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा, 1 कूलम होगा। अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड प्रवाहित होती है, तो उसमें जो आवेश प्रवाहित होगा उसका मान कितना होगा, 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख, ठीक है। जो वैद्युत सर्किट है उसमें कुछ उपकरण यूज होते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। पहली है कुंजी। कुंजी में भी और भी कुंजी है, दाब कुंजी और पिलक कुंजी। तो पिलक कुंजी क्या होती है, दाब कुंजी क्या होती है, बता पाएगा कोई? पिलक कुंजी जैसे कि ये स्विच लगा है, पिलक कुंजी है, तो इसका काम क्या होता है, परिपथ को जो सर्किट है उसको क्या करेगा, जोड़ देगा या तोड़ेगा। मतलब ऑन करना या ऑफ करना, स्विच ऑफ या स्विच ऑन। तो पिलक कुंजी वह युक्ति होती है जिसकी सहायता से परिपथ को तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। ऑन कर सकते हैं, अभी तो ऑन है, जब क्लास खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ऑफ। तो परिपथ क्या कर रही है, सर्किट को जोड़ रही है या तोड़ रही है। दाब कुंजी की बात क्या करेंगे, दाब कुंजी बताओ, दाब कुंजी बता पाओगे?
ये दाब कुंजी का यूज जब करते हैं छड़ वर्ग के लिए करते हैं, जब हमें प्रेशर लगाना हो, दाब लगाना हो। ठीक है, इसका यूज क्या करेंगे रेयर केस में, मतलब कि जिसमें दाब लगाना हो। जैसे एक कुंजी उस समय काम में लाई जाती है जब परपथ में केवल छड़ भर के लिए धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब छड़ भर के लिए कुछ समय के लिए इसमें परपथ में धारा प्रवाहित की जाए, परपथ में धारा प्रवाहित की जाए। ठीक है, तो मतलब दाब कुंजी जब प्रयोग लाई जाती है जब कुछ इसमें दाब लगाया जाए, छड़ भर के लिए इसका यूज होता है, मतलब कम समय के लिए, और परपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। समझिए, प्लग कुंजी सर्किट को जोड़ेगी या तोड़ेगी, दाब कुंजी जब मतलब रेयर केस में जब इसका काम ना हो पाए तब दाब लगाएंगे इसको, मतलब छड़ भर के लिए, तब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, समझिए एग्जाम्पल, जैसे छोटे में बैटरी तार लगा लेते थे तो ऐसे हाथ लगाए करते थे, तो मतलब तार हटा देंगे तो धारा प्रवाहित ना होगी। जैसे कुछ मोटर वोटर चलाते थे पहले, बैटरी मोबाइल की बैटरी से मोटर लगाते छोटा वाला, तार लगा के ऐसे बना लेते देसी वाले, तो तार लगाएंगे यहाँ, मतलब दाब कुंजी दाब लगाते हैं तो मतलब मोटर चलने लगता है। जब तार हटा दिया तो मोटर मतलब छड़ भर के लिए उसमें धारा प्रवाहित होती थी, तो मतलब समझिए छड़ भर के लिए धारा प्रवाहित की जाए, उसको बोलते हैं दाब कुंजी। फिलहाल दाब में कोई दिक्कत? अब वैद्युत धारा का स्रोत एसी, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट, और इसे बोलते हैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं बताओ? एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, घरों में क्या करते हैं, जो पंखे लगे हैं उनमें, और घरों में और फैक्ट्री में इनका यूज किया जाता है। कहां किया जाता है? घरों में कर लेंगे और प्लस फैक्ट्री में। ठीक है, इनका यूज करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब अल्टरनेट करंट, तो मतलब घरों में इसका यूज करते हैं जो डायरेक्ट आए, और जो मतलब कन्वर्ट होके आता है एसी को डीसी में बदलता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर जो लाइट लेगा उसको कन्वर्ट करके देता है हमें, तो मतलब इन्वर्टर की बैटरी किसमें हो जाएगी? डीसी करंट में। और कोई दिक्कत? सेल का बैटरी मिलती है, ये कहां मिलती है? सेल का बैटरी मिलती है। जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वहां मिलती है, ये कहां मिलेगी? सेल और वहां बैटरी में मिलती है। तो ये कहां यूज होती है? घरों तथा फैक्ट्री में इनका यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का। और डीसी का यूज क्या करते हैं? इन्वर्टर यानी कि बैटरी तथा सेल के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इतना काफी है। वैद्युत सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, इसे बोलते हैं प्राइमरी सेल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो नाम से ही स्पष्ट है, प्राइमरी सेल का यूज कहां करते हैं? प्राइमरी सेल का यूज हम केवल एक बार कर सकते हैं, केवल एक बार यूज। ठीक है, इसका यूज बार बार कर सकते हैं। इसका एग्जांपल बताओ प्राथमिक सेल का। जैसे टॉर्च में जो सेल बनते हैं वो किसमें जाएगा? प्राथमिक सेल। टॉर्च में जो सेल बन रहे हैं किसमें जाएगा? प्राथमिक सेल। मतलब उसका एक बार सेल खत्म हो गए उसका यूज खत्म। घड़ी में यूज करते हैं घड़ी के सेल। और एग्जांपल बता पाएगा कोई? है शुष्क सेल। और शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। और बताओ कोई? डेरियल सेल। देख के बता रहे हो? चलो रिवीजन करो, कैसे करो। प्राथमिक सेल मतलब इनका यूज केवल एक बार कर सकते हैं। द्वितीयक सेल नाम से ही इसमें द्वितीयक सेल, तो मतलब दो बार तो नॉर्मली करेंगे। और जैसे मोबाइल की बैटरी है ये किस में जाएगी? द्वितीयक सेल। एक बार डाउन हो जाए दोबारा यूज कर सकते हैं इसका, मतलब बार बार यूज किया जा सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। तो इसमें मोबाइल की बैटरी आ जाएगी। और एग्जांपल इन्वर्टर आ जाएगा। फोन में लिख तो नहीं है। और बताओ? बैटरी पंखे वाली, मतलब इसका समझ जाओ, सिंपल सा पढ़ना। इसका यूज एक बार करेंगे, इसका यूज दो बार कर सकते हैं। ठीक है,
बार बार या 2 बार कुछ भी बोल खत्म। चलो देख लो, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। जो चट्टानों से न उलझ पाए वो झरना किस काम का, झरना किस काम का। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। ठीक है, झरना दिखाई देगा। इसका यूज बताओ, धारा नियंत्रक, धारा यानी करंट, नियंत्रक मतलब कंट्रोल, धारा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसका यूज बताओ। स्टेबलाइजर, हाँ इसमें आ जाएगा, मतलब धारा को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज कम ज्यादा आ रहे हैं तो कम कर सकते हैं, अगर कम आ रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। बातें ना करो, तुम लोग बातें कर रहे हो, माहौल बिगड़ जाएगा। धारा नियंत्रक, तो बताओ इसका यूज क्या है। धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, धारा नियंत्रक वह युक्ति है जिसकी सहायता से धारा की प्रबलता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जैसे कि स्टेबलाइजर, अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं तो कम कर सकते हैं, अगर कम आ रहे हैं तो ज्यादा। ठीक है, अमीटर बताइए जरा। अमीटर ए लिखा है, मतलब अमीटर, तो मतलब जी क्या करता है, धारा को मेजर करता है, धारा मापी यंत्र है। अमीटर इसकी सहायता से विद्युत धारा को माप सकते हैं, ये धारा मापी यंत्र होता है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, जिसकी सहायता से वोल्टेज नाप सकें। इसकी सहायता से क्या नापेंगे, वोल्टेज नापते हैं। करंट नापे तो अमीटर, वोल्टेज नापे तो वोल्टमीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार पेपर में आता है, छपेगा इस क्लास से 100% को फिर छपने वाला है। ऐसे मान लो चैप्टर 3 जो चल रहा है, शांत रहो, पीछे की क्लास चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। 100% इस क्लास से क्वेश्चन छपेगा पेपर में। ठीक है, ऐसे मान लो 100% क्वेश्चन छपने वाला है। 1.5 घंटे क्लास तुम्हें 5 नंबर भी दिला सकती है, 10 नंबर भी दिला सकती है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मतलब क्या है क्वेश्चन, वह युक्ति जिसकी सहायता से वैद्युत धारा नापी जा सकती है, उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, अमीटर। वोल्टेज नापे तो वोल्टेज। ओम का नियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम देखो क्या होता है, चालक की अवस्था। देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था में ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया है, मतलब नो चेंज रहे, तो उसमें क्या होगा, जो B यानी कि विभवांतर है, I यानी कि धारा, तो उसका अनुपात कैसा रहता है, सदैव नियत रहता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इसमें मतलब आदि में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के स्रोत बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है I R बराबर V अपॉन I। ठीक है,
तो बी यहाँ पर क्या है वोल्टेज, आई यहाँ पर क्या, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक बताओ, ओम हो जाएगा। क्या मात्रक हो जाएगा, और ओम का सिंबल ये होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप कोमा दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के स्वरूप बीच उत्पन्न विभवांतर बी तथा उसमें बहने धारा आई का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। R बराबर बी अपॉन आई ओम का नियम। शांत रहो। अब ओम के नियम का सत्यापन, सब कुछ इसमें ही छुपा है, उतरना पड़ेगा। देखो ओम के नियम का सत्यापन किसके आधार पर, वैद्युत धारा के विभवांतर के मापन से ओम के नियम सत्यापन। दिखाई दे रहा चित्र? तो शुरू करें। यस सर। देखो ओम के नियम सत्यापन, देखो बोर तो ना हो रहे हो, टाइम कितना हो गया बता दो टाइम। 9 बज गए, 9:15। ठीक, कोई बात नहीं, अभी स्लाइड बाकी है। देखो ओम के नियम सत्यापन पूरा देखो, सुन लो। सर्वप्रथम मैग्नेट का तार लेता है, सर्वप्रथम मैग्नेट तार लेता है, उसे श्रेणी क्रम में कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रित शाखा से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखो सर्वप्रथम हम एक मैग्नेट का तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। सर्वप्रथम हम मैग्नेट का तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। अब इसे अमीटर जी क्या है, अमीटर कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रण की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम ये होता है, ठीक है, मतलब क्रम से जोड़ दे, बातें ना करो तो अलग कबली चल रही है। सर्वप्रथम हम एक मैग्नेट का तार लेते हैं, शांत हो जाओ, दिक्कत हो रही क्या। सर्वप्रथम हम एक मैग्नेट का तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। अब इसे श्रेणी क्रम में अमीटर कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रित शाखा से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया हमने। अब देखो तार के सिरों के बीचों बीच में वोल्टमीटर लगा देते हैं, इसकी सहायता से क्या करेंगे, वोल्टेज नापने वाले हैं। अब साथ ही उसके संगत विभवांतर जिसमें देखो धारा नियंत्रण की सहायता से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये देखो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित कर दी हमने। अब धारा प्रवाहित होगी तो वोल्टेज तो निश्चित आएंगे। अब धारा प्रवाहित करेंगे तो वोल्टेज इसके वोल्टमीटर की सहायता से नाप लेते हैं। तो इस चित्र का माध्यम क्या है पूरा, सर्वप्रथम हमने मैग्नेट का तार लिया जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। अब इसे श्रेणी क्रम में अमीटर कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रण की सहायता से जोड़ देते हैं। तार के सिरों के बीच, ये सिरे है, तार के सिरों के बीचों बीच में वोल्टमीटर लगा देते हैं। लगा दिया आपने। अब धारा नियंत्रण की सहायता से पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं। अब साथ ही उसके संगत विभवांतर वोल्टमीटर की सहायता से नाप लेते हैं या नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिससे हम एक वोल्टमीटर नाप लिए तो जिससे हम एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब क्या करेंगे, धारा और विभवांतर के बीच एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच दिया हमने, इधर क्या है, धारा ये एम्पीयर में है और वोल्टेज किसमें है, विभवांतर वोल्टेज में है। तो जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, B अपॉन आई, जिससे हमें पता चलता है B अपॉन आई का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत रहता है। इसे ही कहते हैं ओम के नियम का सत्यापन। दोनों चित्र से पूरी परिभाषा बन गई। हमने क्या लिया, सर्वप्रथम मैग्नेट का तार लिया जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब प्रतिरोध तार जो लिया उसे श्रेणी क्रम में अमीटर कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रण शाखा से जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, तार के सिरों के बीच एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। लगा दिया। अब धारा नियंत्रण शाखा से पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं तो वोल्टेज आएंगे, तो वोल्टेज जो आएंगे उसे वोल्टमीटर की सहायता से नाप लेते हैं। नाप लिया। अब आ जाओ विभवांतर तथा धारा के बीचों बीच में वो ग्राफ खींचते हैं उनके बीच में, जिससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो B और I का अनुपात सदैव नियत रहता है। अतः ओम के नियम का सत्यापन हुआ। बताओ कोई दिक्कत भैया?
चित्र अगर तुम्हारे दिमाग में सेट है तो परिभाषा याद हो जाएगा। हटाएं। वैद्युत प्रतिरोध बताओ। वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन I। जे B क्या है? विभवांतर, और ये क्या है? धारा। देखो, यदि किसी चालक के स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर, यदि किसी चालक के स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, यदि किसी चालक स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है, तो उसका अनुपात कैसा रहता है? सदैव नियत रहता है। इसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। V और I का अनुपात, यदि किसी चालक के स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है और इनका अनुपात नहीं रहता, उसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। इसे R से प्रकट करते हैं। मात्रक ओम हो जाएगा। दूसरा बना पाओगे? इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और इसका क्या होगा? एम्पीयर। तो हो जाएगा, ओम से काम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। विशिष्ट प्रतिरोध फॉर्मूला होता है रो बराबर आर। इसे प्रकट करते हैं रो से। किससे? इसे बोलते हैं रो। फॉर्मूला होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। देखो, सब इससे ही बनने वाला है। ये क्या है? ऊपर अगर सामने सामने ऐसे बोलते हैं क्या? अनुक्रमानुपाती। और जो नीचे अपॉन में से बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है। ठीक है, तो देखो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रकट करते हैं। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R की कैसे अनुक्रमानुपाती? रो बराबर प्रोपोर्शनल R, रो प्रोपोर्शनल A, और रो व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती एवं लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर तीनों को दोनों को एक साथ लिखना चाहें, इसे मान लो समीकरण 1 रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर देखो, अभी जो रो भूल जाओ। रो कैसा होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। लंबाई कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती, वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, और लंबाई कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसे मानो समीकरण 1, इसे मानो समीकरण 2। अब R बराबर लिखेंगे रो, जी A है, नीचे क्या आ जाएगा? L आ गया। अब जी कांस्टेंट जो नियतांक जैसे हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, तो ये कांस्टेंट आएगा। रो R बराबर रो ले लिया हमने नियतांक A अपॉन L। अब रो बराबर फॉर्मूला निकालना है, तो रो बराबर क्या आएगा? R रो बराबर आर ए अपॉन एल। यही होता है फॉर्मूला। गड़बड़ हो रहा रुको एक मिनट। रो बराबर लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। उल्टा हो गया थोड़ा। चलो कोई बात ना। रो देखो, लंबाई वो आर प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और कैसा होता है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे मानो समीकरण 1, इसे मानो समीकरण 2। तो दोनों को समीकरण की तुलना करेंगे तो रो बराबर L अपॉन A हो जाएगा। अब इसे हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या आएगा? इसे हटा दिया, रो कांस्टेंट ले आए, रो L अपॉन A। तो रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब जो बेसिक प्रतिरोध निकला, जो किसके? क्षेत्रफल की कैसा है? अनुक्रमानुपाती। लंबाई कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? तो किसी चालक का बेसिक प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लंबाई कैसा है? अनुक्रमानुपाती, और क्षेत्रफल कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। जहां R क्या है? प्रतिरोध,
और ए क्या है, एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल क्या है यहाँ पर, लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। और यही मतलब जिसे 40 वृत्तक लंबाई और वो क्षेत्र के क्षेत्रफल के पदार्थ निर्भरता, ये पूरा यही हो जाएगा। ठीक है, निर्भरता मतलब किस पर निर्भर करती है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, है बताओ जल्दी। देखो, जब किसी तार को सेलों, जब किसी हम तार को प्लेटों को जोड़ते हैं, जब तार को प्लेटों, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ते हैं, जो सेल की प्लेटें हैं उन्हें तार द्वारा जोड़ेंगे तो क्या होता है, जो तार में धारा प्रवाहित होगी वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, और जो सेल में धारा प्रवाहित होती है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। तो मतलब जो धारा क्या अपना मार्ग बदल लेती है, अपना मार्ग कैसा कर देती है, बदल लेती है। ठीक है, बदल लेती है। जिस प्रकार धारा अपने मार्ग बदल लेती है उसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल आर से प्रकट चला गया। इसे स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। ठीक है, चलो पता चली गया, मतलब सेल में धारा प्रवाहित होगी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, और तार में धारा प्रवाहित होगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो मतलब जो तार धारा प्रवाहित हो रही है अपना मार्ग बदल लेती है। जो मार्ग बदल लेगी तो जिस प्रकार धारा अपना मार्ग बदलती है उसी प्रकार घोल भी अपना मार्ग बदल लेता है। इसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। फॉर्मूला होता है I बराबर E प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, जहां पर E क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और R क्या है, प्रतिरोध, और J स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, J क्या है, प्रतिरोध, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर B अपॉन R, तो B यहाँ पर वोल्टेज थे, यहाँ पर विद्युत वाहक बल आ जाएगा, और यहाँ पर R, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, प्रतिरोध और स्मॉल r, यहाँ वहां से ही फॉर्मूला बना। ठीक है, स्मॉल r से प्रकट करते हैं। आगे बढ़े। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों को जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधों प्रतिरोधों को जोड़ने की क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर 2 समांतर क्रम। देखो कैसे करेंगे, फार्मूला होता है यहाँ पर R बराबर श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जितने प्रतिरोध है जोड़ दो सीरीज में। देखो ये बैटरी लगी है, ये कुंजी है, ये एक प्रतिरोध जुड़ा है R1, ये जुड़ा है R2, ये R3। तीनों प्रतिरोध के लिए वोल्टेज हमेशा अलग अलग होते हैं। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग, धारा समान होती है। तो धारा देखो इसमें I बह रही है, तो इसमें भी I बह रही है, इसमें भी I, इसमें भी I, और ये बहती हुई जा रही है। ये कुंजी लगी है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 लेते हैं। ले लिए हमने, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से, बैटरी कुंजी की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 लेते हैं, जिन्हें बैटरी कुंजी की सहायता से बैटरी कुंजी की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब R1 का जो पहला सिरा है, जी कौन सा है, दूसरा सिरा। अब R1 के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है,
अब R1 के दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे से और R2 के दूसरे सिरे को R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अब R3 का अंतिम भी है और दूसरा भी है, तो R3 के दूसरे अंतिम सिरे को कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ये पूरे चित्र का प्रदर्शन था। तो मतलब माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लिए हमने, जिन्हें बैटरी कुंजी की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब R1 के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा R1 के दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे को तथा R2 के दूसरे सिरे को R3 के पहले सिरे को जोड़ देते हैं। अब R3 के अंतिम सिरे को कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला निकलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 निकलने वाला। ठीक है, पूरा डेरिवेशन कराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला याद रखो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बातें करने लगे, बातें ना करो, क्लास चलने कीजिए। इसमें क्या होगा, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध लिए हैं। तीनों प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कैसी है, समान है, और धारा कैसी, देखो बातें क्यों कर रहे हो, सामना करेगा तुम पे। ये धारा आई जा रही है यहाँ से, देखो अब ये R1 प्रतिरोध के लिए I1 धारा हो गई, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई। मतलब धारा कैसी होगी, डिवाइड हो गई, मतलब अलग अलग हो गई। तो R1 में धारा बह रही है I1, R2 में I2, R3 में I3। तो अब क्या करेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, R1, R2 3 प्रतिरोध लेते हैं, जिसे बैटरी तथा कुंजी की सहायता से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब देखो R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तथा तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, तीनों प्रतिरोधों पहले सिरे को जोड़ा बैटरी के धन सिरे से और तीनों प्रतिरोधों दूसरे सिरे को जोड़ा कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होगा, धारा और वोल्टेज और समांतर क्रम, इधर लिखो धारा, इधर लिखो वोल्टेज। श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है, समान, वोल्टेज अलग अलग। इसमें धारा अलग अलग और वोल्टेज कैसे होते हैं, समान होते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। समांतर क्रम में धारा अलग अलग, वोल्टेज समान। अब इसका फॉर्मूला निकलेगा, वो निकलेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे बढ़े, थोड़ी हो रही है बस। शांत हो जाओ, शोर शराबा ना करो, क्लास चल रही है आगे पीछे। तुम्हारी आवाज तेज जा रही है, हमने आवाज कम की, तुम तेज कर रहे हो। तो बैटरी का प्रॉब्लम, शांत सुनते रहो ना, सुनने का दिक्कत आ रही है। हम सुना तो रहे हैं तुम्हें, तुम सिर्फ सुनाओ, बिल्कुल वॉल्यूम कम कर लो, शांत हो जाओ। ठीक है, सुनो सिर्फ शांति से, बाकी हमारे पास छोड़ दो। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, सपनों में उड़ान, वो हौसलों में उड़ान होती है। तो हमें हौसले में हौसला रखना पड़ेगा, ठीक है। पंखों से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। आगे बढ़े, वैद्युत ऊर्जा बताओ, वैद्युत ऊर्जा बताओ। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसे प्रकट करेंगे W से। W बराबर फॉर्मूला क्या आता है, VQ। बताओ परिभाषा क्या बनेगी, किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं,
वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला होता है V बराबर इसे W से ब्रेक करते हैं, W बराबर V Q। ठीक है, देखो यहाँ पर W बराबर V, Q का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। तो यहाँ पर IT रख दें तो एक फॉर्मूला निकलेगा विभवांतर और धारा के पदों में। ठीक है, इसी प्रकार B बराबर फॉर्मूला होता है IR। क्या होता है? B बराबर IR। तो यहाँ पर B की जगह रखेंगे IR, तो W बराबर IR इंटू R ऑलरेडी है और T पहले से ही है, तो W बराबर I स्क्वायर RT। ये निकला सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है I बराबर B अपॉन R। तो लगा दो I बराबर B अपॉन R, यहाँ रख दो I की जगह, W बराबर V अपॉन R और पूरे का वर्ग इंटू R इंटू T। तो W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। जे इससे कैंसिल, तो W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R, V स्क्वायर T अपॉन R। उधर ना बचाओ, पूरा माहौल खराब, बंद करनी पड़ेगी फिर क्लास का फायदा, और कभी क्लास ही ना लेंगे फिर तुम्हारी। W बराबर V स्क्वायर R अपॉन T। तो शौक हो ना डबल पढ़ा दे, क्लास में भी तो याद करवा रहे, फिर संडे क्लास ले रहे तो रिवीजन करा रहे, खुद भी पढ़ रहे, कितना रिवीजन करा तुम मैं शांत ना बैठे यार, शांत बैठ जाओ तो ठीक है, सब बंद कर देंगे, कोई जरूरी ना। पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा जो पढ़ी थी वैद्युत विभव की, अब ठीक कम भैया आवाज 1 PV, तब भी ज्यादा आवाज देगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ परिभाषा क्या बनेगी? सर ये याद नहीं होगा, याद ना हुई, अभी याद होगी। वो तुमने करी थी यार, वैद्युत विभवांतर वैसी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है ऊर्जा है, देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के कार्य होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ गए? कहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाएगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समस्या क्या है तेरी? ना मन लग रहा चलेगा, गेट खुला है बिल्कुल, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, अकेला पूरा माहौल खराब कर रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है? 1 eV बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ये मान याद रखना, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। वैद्युत धारा को ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, बस थोड़ी और एडिंग रखिए। 1 2 3 थोड़ी और बची है, यहाँ प्रभाव और कर वैद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव। देखो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी पर्वत में या तार में, तार बोल लो या पर्वत बोल लो, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी तो तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब तार गर्म हो जाएगा तो हीट यानी ऊष्मा जनरेट करेगा, उसे कहते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी तार या पर्वत में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तार गर्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जो फॉर्मूले
W के थे यानी कार्य के, वही उसमें फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या बनेगा, जो W बराबर BIT है वही जो H होगा वही भी BIT हो जाएगा। तो H बराबर यहां पर कैलोरी और आ जाएगी, कितना आ जाएगा 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4.2, हाँ 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। दूसरा फॉर्मूला बताओ, H बराबर B²T/R। उसमें भी यही था, W बराबर B²T/R। इसमें क्या हो जाएगा 4.2 का गुणा हो जाएगा, कैलोरी यानी कि ऊष्मा आएगी तो कैलोरी आ जाएगी। कितना आंसर है, H बराबर एक फॉर्मूला और है I²RT/4.2 I²RT/4.2 कैलोरी, ठीक है। जो फॉर्मूले W के थे वही फॉर्मूले H के, अपॉन में क्या आ रहा है सिर्फ 4.2 कैलोरी आ रहा है बस। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य 40 हो गई, 2 और स्लाइड बची। बताओ वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, किसी पर्वत में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रकट करते हैं। किसी पर्वत में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, इसे P से प्रकट करते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, मात्रक W का जूल बटे सेकंड या वॉट, ठीक है। कोई दिक्कत क्या होगा, देखो W बराबर क्या था BIT/T ऑलरेडी है, तो T से T कैंसिल, P बराबर BI बन जाएगा, यहां से बनेगा। और फॉर्मूला बताओ, B बराबर IR होता है, तो यहां पर P B की जगह लिखेंगे IR इंटू I ऑलरेडी है, तो P बराबर I²R हो जाएगा। एक फॉर्मूला J बना, एक J है और एक J बन गया। एक और बता दो, I की जगह रख दो B/R, B बराबर IR, तो I की जगह लिखेंगे B/R। जब यहाँ पर रख दो B²/R² इंटू R इंटू T, R से रूट कैंसिल, वो स्क्वायर, B²/R ऊपर T, ये बन जाएगा सबका मात्रक, तो B²/R ही होगा। जिट्टी हमने क्यों लगा दी, ठीक है ना, मात्रक सबका बार, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति खत्म हो गई, आगे बढ़े। 1 किलोवाट घंटा बताओ, देखो 1 किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा वह ऊर्जा होती है जो किसी पर्वत में 1 घंटे में व्यय होती है, समझ गए। 1 किलोवाट घंटा नाम से इस पर 1 किलोवाट घंटा, तो 1 घंटे में जो व्यय होगी वैद्युत ऊर्जा से क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी पर्वत में 1 घंटे में व्यय होती है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर, सीधा मान बता दें, 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो वो संबंध है, नीचे पीछे बाद में संबंध है बता रहे। 1 किलोवाट घंटा का जूल में संबंध, सीधा ऐसे उठाओ। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ठीक है। कोई दिक्कत, 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा 1000 वाट, इंटू इसको सेकंड में चेंज करो, 60 इंटू 60 सेकंड। अब ये वाट जो
T बराबर होता है W/T। ये वाट है और ये क्या है, जूल है, और ये क्या है, सेकंड है। तो वाट की जगह जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, तो लिख दो 1000 जूल प्रति सेकंड। यहाँ पर गुणा करो 3600 सेकंड, इनका गुणा करो, इसमें कितना आया 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू जूल प्रति सेकंड इंटू सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल, ये क्या आया 1 2 3 4 5 6, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 36 लाख बोल लो, यहाँ पे 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो किलोवाट घंटा और जूल में यही संबंध है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या आया, ये आया 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। बस थोड़ी और बची है, बस लास्ट ही है। 43 हो चुकी है, बैतुल बल्ब दी और वगैरह वगैरह से 1 2 4 हेडिंग और बची। कागज शांत करो, जब तो सुना है आगे वाले बच्चे हैं फिर आप लोगों ने बातें क्या करते हैं सर, आप शांत रहो। ठीक है, थोड़ा और प्रोग्राम बचा 15-20 मिनट का, वो और संभाल लो ना, भंडारे में दिक्कत आ जाएगी, व्यवस्था बंद हो जाए। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है। देखो कागज, जो कागज होता है अपनी किस्मत से उड़ता है। पतंग किससे उड़ती है, काबिलियत से, धागे से, अपनी काबिलियत से। ठीक है, तो कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत अगर साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से। इसलिए किस्मत अगर साथ ना भी दे तो काबिलियत जरूर साथ देती है। ठीक है, तो काबिलियत है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस किस्मत एक बार साथ ना भी दे कोई बात नहीं, इन हाथों की लकीरों पर अगर तुम विश्वास करोगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कि इन हाथों की लकीरों में लिखा है। अगर तुम्हें भरोसा माथे के पसीने पर, अगर तुम्हें भरोसा अपनी खुद की मेहनत पर है, जो तुम चाहोगे वो इसमें छापने वाले हो। ठीक है, तो भरोसा किस पे करना है, इन हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते तो किस्मत भी तो उनकी भी होती है। जिनके हाथ नहीं होते किस्मत भी उनकी भी होती है। तो भरोसा इन हाथों की लकीरों पर नहीं करना है, किस पे करना है, माथे के पसीने पर करना है। ठीक है, थोड़ा और बचा प्रोग्राम, बस खत्म करते हैं। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित व्याख्या। टाइम बस 15 मिनट ही लगने देंगे। वैद्युत बल चैप्टर बड़ा है, तुम्हें खुद पता है। वैद्युत बल क्या होता है, जब सारी घटना किसमें आ रही है, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित। तो ये भी किसमें होगा, वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। पहले देखेंगे संरचना कार्यविधि। संरचना देखते हैं कैसा बना है, फिर कार्यविधि। देखो अब लिखेंगे कुछ नहीं, जो कुछ है इसमें बताएं तुम्हें। ठीक है, संरचना बता वो वैद्युत बल क्या होता है, यह वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, जिसको विद्युत ले रहा है और किस प्रकाश समय दे रहा है, तो मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यह वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इतना काम वैद्युत बल्ब के लिए है। अब बात करते हैं संरचना बना कैसा है। देखो कैसा है, कांच का खोखला गोला है, यह एक कांच का खोखला गोला होता है, और जिसके अंदर क्या करते हैं, जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर लिया जाता है। आगे, यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर लेते हैं, और जे तंतु लगा है, जो किसका है, टंगस्टन धातु का। जे लगा है टंगस्टन धातु। देखो यह पूरी परिभाषा याद होगी, तुम लोग शांत रहो। पहले एक कांच का खोखला गोला होता है
जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर लिया जाता है। इसमें एक टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है। अब क्या करेंगे, जी देखो, जी क्या लेंगे, बल्ब के ऊपरी सतह पर दो टांके लगे होते हैं, पीतल या जस्ते के दो टांके लगे होते हैं, जिसके अंदर दो पिनें लगी होती हैं। बल्ब के ऊपरी सतह पर पीतल या जस्ते के, जी कैसे हैं, जस्ते के बोल लो और प्लस पीतल के बोल लो। अब पीतल पता है किससे मिलकर बना होता है, तो देख लो किससे मिलकर बना होता है, पीतल। अब नाम आया तो पीतल भी सीख लो। ट्रिक होती है पिताजी, पिताजी। पी से क्या हो गया, पीतल। सा से क्या हो गया, तांबा। और जा से क्या हो गया, जिंक। तो पीतल बना होता है तांबा प्लस जिंक से। पीतल पूछ ले मतलब किससे बना होता है, तो पिताजी याद रखना, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। ठीक है, अब आ गया सब तो बता दिया। तो अब नॉर्मल हो जाएगा, बस शांत। एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर लिया जाता है। इसमें टंगस्टन धातु का एक तंतु लगा होता है। अब बात करते हैं बल्ब के ऊपरी सतह की। तो बल्ब के ऊपरी सतह पर पीतल या जस्ते की दो पिनें लगी होती हैं, जिसमें दो टांके लगे होते हैं। ठीक है, अब बल्ब के सबसे ऊपरी सतह पर जो है चपड़ा वर्कर से सील पैक कर देते हैं। जो काले रंग का है कपड़ा वर्कर से सील पैक कर देते हैं। इसके अंदर दो मोटे तार लगे होते हैं। ठीक है, अब दो मोटे तारों का संबंध, ये दो मोटे तार आ रहे हैं, इन दो मोटे तारों का संबंध दिख रहा है, दो मोटे तार, इन दो मोटे तारों का संबंध तंतु से होता है। अब जो इन दो मोटे तारों को कांच की नली द्वारा इस प्रकार अंदर ले जाता है कि वे एक दूसरे को टच ना करें। टच करेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट, बल्ब फ्यूज हो सकता है। अब बल्ब के निचली सतह पर, बल्ब के निचले सतह पर एक तंतु लगा होता है जिसका गलनांक कितना होता है, हमें बुला दे रहा तू बिल्कुल गलत बोल गया। इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस का। दोबारा देख लो, यह एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर लिया जाता है। इसमें एक टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है। अब बल्ब को ऊपर मतलब जो ऊपरी सतह है उसमें चपड़ा भरकर सील पैक कर दे, कुछ भी कर सकते हो, मतलब आगे पीछे कर सकते हो। बल्ब के ऊपरी सतह चपड़ा भरकर सील पैक कर देते हैं। इसमें पीतल या जस्ते की दो पिनें लगी होती है। अब जो चपड़ा भरकर सील किया है इसमें मतलब दो मोटे तार लगे होते हैं। इन दो मोटे तारों को कांच की नली द्वारा इस प्रकार कर ले जाया जाता है कि वे एक दूसरे को टच ना करें। अब जो बल्ब का निचला हिस्सा, इसमें टंगस्टन धातु का एक तंतु लगा होता है जिसका गलनांक कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और क्या होगा, जो मतलब विद्युत को लेगा और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो पूरी संरचना है अपनी मर्जी से बना बना के लिख सकते हो, समझ गए। जो बल्ब में तुम्हें दिख रहा है बना बना के लिख दो, कोई दिक्कत। कार्यविधि की बात करेंगे, जब तंतु से जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कुंडली गर्म हो जाती है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली गर्म हो जाती है और जो वैद्युत ऊर्जा जो गर्म हो जाएगी, वैद्युत ऊर्जा मिलेगी उसे, तो जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब हमें प्रकाश, श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और जिससे वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है और जो हमें श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। दिख रहा है ऊपर, ठीक है, हटाए, खत्म करिए जल्दी। अब बैक मीटर बताओ, दिख रहे हैं, देख लो पहले अच्छी तरीके देखो। ये क्या वैद्युत हीटर, ये अपना किताबी चित्र है, जी हमने ले लिए जो यूज कर रहे हैं अपने घर में। ठीक है, तो वैद्युत हीटर क्या है, ये भी ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित है। ठीक है, ये वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित होता है। अब इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, भोज्य पदार्थों को पकाने में, ताप भी सकते हैं। हाँ ले लिख लो, तापने, खाना बनाने में, जल को गर्म करने में, चाय बनाने में, लिख लो। और कुछ भी है, और कुछ भी है, सब्जी बन गए, बना लियो तो लिख ले, सब्जी बनाइए तो लिख दे।
क्वेश्चन आ रही हो अब ठीक है। अब आदि लगा दें इत्यादि। देखो अब शांत हो जाएगा, बस इतनी मस्ती काफी है। यह वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से हम भोज्य पदार्थों को पकाएंगे, जल गर्म पानी गर्म करेंगे और तापेंगे, सब्जी बनाएंगे आदि काम करने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी उपयोग तथा कार्यविधि की। कार्यविधि देखिए, देखो जी बना किसका पहले ये बताओ। चीनी मिट्टी का बना होता है। देखो यह चीनी मिट्टी बनी स्पांडिदार प्लेट होती है, ठीक है, जिसमें नाइक्रोम मिश्र धातु का एक तार लगा होता है। जो नाइक्रोम मिश्र धातु का तार लगा है, ये तार लगा है, ठीक है। देखो एक चीनी मिट्टी का बना, ये देखो सफेद सफेद है, ये कैसी है? चीनी मिट्टी है, ठीक है। तो ये वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसकी सहायता से भोज्य पदार्थों को तापते हैं, गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं आदि काम करते हैं। अब बात करते हैं संरचना की, बना कैसा है। ये चीनी मिट्टी बनी स्पांडिदार प्लेट होती है, जिसमें नाइक्रोम मिश्र धातु का एक चार तार लगा होता है, जो टिन तथा किसका बना होता है? जो टिन तथा मिश्र धातु का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है, तो नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। तो क्या सीखे अपने, चीनी मिट्टी बनी स्पांडिदार प्लेट होती है, जिसमें नाइक्रोम मिश्र धातु का एक तार लगा होता है, जो टिन तथा मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यविधि की। कार्यविधि क्या होगी? कार्यविधि सेम बिल्कुल बल्ब वाली। जब कुंडली में धारा प्रवाह करते हैं तो ये कुंडली हो जाए रक्त तप्त हो जाती है, लाल हो जाती है। जैसे हम जगह ऑन करेंगे शांत हो जाए बिल्कुल। शांत हो जाओ। देखो कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि क्या होती है। जब कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तुम लोग शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा मचा रहे हो। अब थोड़ी और रहेंगी स्लाइड, 3 स्लाइड रहेंगी बस। लेंगे ना क्लास, तुम लोग बहुत हदें पार कर रहे हो उधर के। क्या मत दिए हमसे फंडे वाले। एक कुंडली विद्युत धारा, देखो शांत करवाना सर। बे तो शांत है, तुम लोग शांत ना हो। ये सर पीछे 2-3 बच्चे बैठे हैं। कर ले, बातें कर ले पहले। तो मजाक लग रही है क्लास, तो पता ही ना इसकी अहमियत क्या है क्लास में। जब कुंडली में धारा प्रवाह करते हैं तो कुंडली रक्त तप्त हो जाती है, यानी कि लाल हो जाती है, ठीक है। कुंडली चल रही है, वो वैद्युत हीटर में स्विच चालू करेंगे तो धीमे धीमे कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। लाल हो जाएगी तो वैद्युत ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली ले रही है, वो कैसी हो जाएगी? वैद्युत ऊष्मा जनरेट करेगी। अब वैद्युत ऊर्जा जनरेट करेगी वैद्युत ऊष्मा, तो हम उसे यूज कर पाएंगे, चाहे खाना पकाएं, चाहे पानी गर्म करें। ये हुई पूरी कार्यविधि। जब कुंडली में धारा प्रवाह करते हैं तो कुंडली रक्त तप्त हो जाती है, जो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, और जिससे हम उसका यूज करते हैं खाना बनाने में, चाहे किसमें भी कर लें, ठीक है। ये पूरी हुई कार्यविधि, ठीक है। टाइम वैद्युत स्त्री या प्रेस, बताओ। बताओ वैद्युत स्त्री या प्रेस क्या होगी?
वैद्युत इस्त्री या प्रेस यह वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, जिसकी सहायता से हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं। ये होगी वैद्युत प्रेस। यूज कहाँ कर रहे हैं? कपड़ों पर प्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। यह वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, जिसकी सहायता से कपड़ों पर प्रेस की जाती है। संरचना की बात करेंगे तो संरचना बताओ। 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? नंबर 1 कुचालक, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दाब प्लेट, आधार प्लेट, नाइक्रोम की कुंडली। देखो ये क्या है? कुचालक, हत्था, दाब प्लेट। जो ऊपर दाब प्लेट लगी हम दबाव डालते हैं, ठीक है। ये होगी नीचे वाली आधार प्लेट। नाइक्रोम कुंडली लगी है इसमें, जो नाइक्रोम का तार लगा है, जो नाइक्रोम कुंडली लगी है। चारों चीजें कंफर्म। कुचालक हत्था, जो कुचालक हत्था है लकड़ी का बन सकता है या एस्बेस्टस और छड़ का बन सकता है। दाब प्लेट, जो दाब लगा रहे हैं इसमें। आधार प्लेट निचला हिस्सा है वो आधार प्लेट है। और नाइक्रोम कुंडली लगी है जो अभ्रक की चादर की बनी होती है। जो पेज लगे हैं संबंध पेज। कोई दिक्कत? इधर देख लो। तो कुचालक हत्था किसका बना होता है? लकड़ी का बना होगा या प्लास्टिक का? जरूर बना रहे। देखो संरचना देख लो। संरचना कार्यविधि बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो पहले वैद्युत इस्त्री के बारे में जानते हैं। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, जिसकी सहायता से कपड़ों पर प्रेस की जाती है। अब संरचना की बात करें, इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1 कुचालक हत्था, नंबर 2 दाब प्लेट, नंबर 3 आधार प्लेट, नंबर 4 नाइक्रोम की कुंडली। जो कुचालक हत्था बना हुआ लकड़ी या एस्बेस्टस और छड़ का बना होता है, ठीक है। दाब प्लेट ये वाली दाब है, जब हम इस पे दाब लगाते हैं। आधार प्लेट जो नीचे है आधार प्लेट। देखो जब प्रेस को हम स्विच पे लगाते हैं तो थोड़ी देर क्या करते हैं? उसे गर्म होने देते हैं, जब तक निचले हिस्से मतलब आधार प्लेट को ऊष्मा ना मिल जाए, तब तक हम उसे गर्म थोड़ी देर प्रेस लगाएंगे। हाल कपड़े प्रेस करने लगते हो, हाल को नहीं करो, करीब 5 मिनट तो उसे हीट होने दोगे, तब प्रेस करोगे जब तक कि जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, जब तक आधार प्लेट को ऊष्मा ना मिल जाए, मतलब निचले हिस्से में तक वो हीट ना हो जाए। चेक करते हैं कि वो हीट ना हो जाए, तब तक प्रेस नहीं करते हैं। नाइक्रोम कुंडली लगी होती है माइका के पन्ने के बीच में, ठीक है। जो अभ्रक की चादर या माइका के पन्ने के बीच में नाइक्रोम कुंडली लगी होती है। जो अभ्रक की चादर है इसके बीच नाइक्रोम का तार है वो लगा होता है। चारों क्लियर? अब बात करते हैं कुंडली कार्यविधि की। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जब प्रेस में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली गर्म हो जाती है, धीरे धीरे गर्म होने लगती है। अब जब तक जो प्राप्त जो ऊर्जा मिल रही है, वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो आधार प्लेट बी को मिलती है। आधार प्लेट यहाँ पर जो बी चित्र में दिया है वो आधार प्लेट को मिलती है, और जिसकी सहायता हम कपड़ों प्रेस कर पाते हैं। जब तक कि आधार प्लेट को ऊष्मा नहीं मिलेगी तब तक कपड़ों प्रेस नहीं कर पाएंगे। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली क्या होगी? देखो सेम परिभाषा है, कार्यविधि सबकी सेम लिख रही है। पहले क्या करेंगे? कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी, जो ऊष्मा है उसे प्राप्त ऊष्मा आधार प्लेट को मिलती है। अब आधार प्लेट को ऊष्मा मिल जाएगी तो आधार प्लेट धीरे धीरे हीट हो जाएगी, जिससे क्या है कपड़ों प्रेस हम कर पाएंगे, ठीक है। इतनी कार्यविधि है, सारी तुम सेम ले सकते हो। पहले क्या लिखो? कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली गर्म हो जाती है, तो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। सब सेम ले सकते हो, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा चल रहा है तो वैद्युत ऊर्जा किस में बदलेगा? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने वाला है, जिससे हम अपना यूज कर पाते हैं, ठीक है। एक और बची है अंतिम हेडिंग वैद्युत फ्यूज, जो और निपटा दे बस काम। बता दो उसका यूज क्या करते हैं? संरचना लिखाई थी कि उपयोग कार्यविधि लिखा है। संचित
क्या लिखा है इसमें? उपयोग कार्यविधि की संरचना। डायरेक्ट कर इसकी सहायता से उपकरण की सुरक्षा की जाती है। अरे ये बता कार्यविधि और उपयोग सब चीजें लिखाएंगे बिल्कुल गधा है। क्या बताएं कुछ मत बता बैठा देखो बेहतर फ्यूज उधर बहुत मचाते हैं। शांत रहा बैठो यार, 2 घंटे हम खड़े हैं, तुम लोग बैठने में दिक्कत आ रही, 2 घंटे हम खड़े हो गए तो पढ़ा रहे हैं, तुम बैठने में दिक्कत हो रही तो फिर बैठो आराम सुनो, फिर इससे बढ़िया तरीका कोई है रिवीजन करने का, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई ना शांत रहा करो, कभी कभी बीच में कोई ना कोई आपको लॉजिक सुना देगा, कुछ ना कुछ बातें बताएगा, हैं? कहानी सुनी है ना, जो मानते नहीं है कोई बात, हैं? जो बात मानते नहीं है उनका हाल क्या होता है। आपके सर जो हैं वह करते क्या हैं, पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं कि आपका कुछ भला हो जाए, हैं? भला हो जाए, लेकिन आप भला नहीं चाहते हैं, तो भला अगर नहीं चाहते हो तो फिर बात मत मानो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए है कि आप लोग बात माने। इसका रीजन क्या है, कहानी सुनाता हूँ बहुत जल्दी से, फिर मैं अपने घर जाता हूँ। अपनी क्लास भी 5 मिनट की रहेगी सिर्फ बस, ठीक है? तो देखो भाई क्या है कि एक पेंटर था, क्योंकि सुनी होगी शायद, ना भी सुनी हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक पेंटर था, उसका काम था पेंटिंग का, उसका एक छोटा सा बेटा था और उसका काम था पेंटिंग करने का, तो बेटा भी देख देख के उसको पेंटिंग किया करता था, और जब भी पेंटिंग कर लेता था तो अपने पापा को दिखाता था, पापा पापा ये लो मैंने पेंटिंग बनाई है। बोले कि बेटा और सुधारो, भाई बना नहीं पा रहा था। अब पेंटर की जो पेंटिंग थी वो मान लो सपोज 10 रुपए की बिकती थी, अब बेचारा छोटा सा बच्चा उसकी पेंटिंग क्या बना पाएगा, वो जो भी बनाता था पापा पापा ये लो पेंटिंग बनाई है, वो क्या कहते थे, वो कहते थे थोड़ा और सुधारो। ऐसे करते करते उसने अपनी पेंटिंग को इतना सुधार कर लिया कि अब उसकी पेंटिंग अपने पापा जितनी ही इक्वल हो गई, उसकी भी 10 रुपए की बिक रही, उसकी भी 10 रुपए की बिकने लग गई। अब फिर भी जब नई पेंटिंग बनाता था और कहता था पापा पापा ये लो पेंटिंग, वो कहता बेटा थोड़ा और सुधार। एक दिन उसको आ गई खिसियाहट, क्या आ गई? खिसियाहट आ गई। उसने कहा जब एक बार पेंटिंग बनाई, बोले अब की बार हमने दिखाई पेंटिंग और इन्होंने अब की बार ये बोला कि बेटा और सुधारो, तब हम इन्हें कुछ बताएंगे। तो उसने एक बार बढ़िया करके पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाकर जैसे ही पापा को दिखाई, पापा पापा पेंटिंग, बेटा थोड़ा और सुधारो। उसको खिसियाहट आ गई, क्या मुझसे ही कहते रहते हो बार बार बेटा थोड़ा और सुधारो, थोड़ा और सुधारो। सुधार करते करते तो हमने इतनी अच्छी पेंटिंग कर ली, तुम्हारी कुछ नहीं बिक रही, अब तो मेरी भी बिक रही पेंटिंग। पापा का जवाब क्या था उसके, बेटा बस अब तुम्हारी पेंटिंग कोई सुधारने वाला बचा नहीं, और अब तुम्हारी जितनी बिक रही है ना उतने की ही बिकेगी, अब ज़्यादा की नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? जब तक मैं बोलता रहा तब तक तुम परिवर्तन लाते रहे, चेंजिंग लाते रहे अपने आप में, कि हर बार कुछ नया करें पेंटिंग में, है कि नहीं? और अब मैं बोलने वाला ही नहीं हूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा ही नहीं, तो आप नई चीज़ क्रिएटिव चीज़ कर ही नहीं सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। इसीलिए मैंने कहा था इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। तो हम लोग तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज करते रहते, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए ना। क्या ओके, डेली इसलिए सर की क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बढ़िया तरीके से इन 2 महीनों में प्रैक्टिस करके बढ़िया नंबर लेके आए, ताकि हम कह सके मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा राज दुलारा है। ओके, टाटा बाय बाय, मैं चलता हूँ। अब शोर नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। ओके, 5 मिनट क्लास और रहेगी, 5 मिनट और शांति से बैठे रहे, फिर छोड़ रहे। तो कहाँ थे हम? वैद्युत फ्यूज पे, ठीक है? वैद्युत फ्यूज, तो वैद्युत फ्यूज क्या होता है? वैद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। यह एक निश्चित सीमा तक ही विद्युत को सेंड कर सकता है, ठीक है? अगर तुम्हें 4 रोटी की भूख है, अगर तुम्हें 5 खिला दी जाए तो क्या होगा? पेट गड़बड़ होगा ना होगा?
तो मतलब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर इसे निश्चित सीमा से अधिक वैद्युत धारा दे देंगे तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये निश्चित सीमा तक की विद्युत को सहन कर सकता है। ये है निश्चित सीमा तक ही, निश्चित सीमा तक ही विद्युत को सहन कर सकता है। इसमें उच्च प्रतिरोध यानी कि R का मान कैसा होगा, उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक देखो गलनांक कैसा होगा, कम, और प्रतिरोध कैसा होगा, उच्च। इसमें उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार लगा होता है। ठीक है, तो ये वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक विद्युत को सहन कर लेता है। इसमें उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार लगा होता है। अब बात करते हैं कार्यविधि की। कार्यविधि क्या करेंगे, जब एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा का मान हो जाएगा, देखो एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा का मान हो जाएगा, निश्चित सीमा से अधिक जो I का मान है विद्युत धारा का मान हो जाएगा, तो क्या होगा, तो परपथ तार टूट जाता है, सर्किट कैसा हो जाएगा, टूट जाएगा, परपथ टूट जाता है और पिघलकर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है, पिघलकर गर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है पूरी प्रोसेस कार्यविधि। ये निश्चित जब विद्युत धारा का मान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो क्या होगा, तो परपथ तार जब अधिक हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो कनेक्टिविटी इसकी कैसी हो जाएगी, टूट जाएगी। तो विद्युत परपथ टूट जाता है, जैसे पिघलकर तार कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, और पिघलकर टूट गया, अलग हो गया, तो इससे उपकरण की सुरक्षा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या करते हैं, उपकरण की सुरक्षा करने में किया जाता है। उपकरण की रक्षा करेंगे या सुरक्षा करेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो पूरी एक बार और देख लेते हैं। ये वैद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है और ये निश्चित सीमा तक विद्युत को सहन कर सकता है। इसकी सहायता से उपकरण की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, सपना कहाँ देख रहे हो, 5 मिनट रुक जाओ। यह निश्चित सीमा तक विद्युत को सहन कर सकता है। ठीक है, और इसमें उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार लगा होता है। कार्यविधि की बात करेंगे तो जब विद्युत धारा का मान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो क्या होगा, परपथ तार पिघल कर गर्म हो जाता है और टूट जाता है। टूट जाएगा तो जो कनेक्टिविटी है वो अलग हो जाएगी और जिससे परपथ की सुरक्षा की जा सकती है। तो वैद्युत भी इसका यूज क्या करते हैं, उपकरण की सुरक्षा करने में इसका यूज किया जाता है। ये थी आज की क्लास, कोई उठेगा ना। तो मतलब देखो 2 तरीके हैं, 3 तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। जितना लिखा रहे हैं डेली तब भी तुमसे याद करवाया जा रहा है, क्लास में याद कराया जाता है, वहाँ याद हो रहा है, और संडे वाले दिन यहाँ याद हो रहा है। 2 तरीके से याद हो गया, खुद याद करोगे तब भी याद हो जाएगा 3 तरीके से। चौथा तरीका क्या है, जे वाली तुम्हें वीडियो मतलब कल मिल जाएगी शाम 7 बजे, तब भी याद कर लेना। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला और इससे अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना करेंगे। फिजिक्स की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। एक जो याद ना हो हमारे पास ले आना, याद हम करा देंगे। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे तैयार रहना, इसमें मिल जाएगी वीडियो, लिंक डाल दिया जाएगा ग्रुप में। ये क्या करोगे, ये देख के लिए अपने रिवाइज करने के लिए वीडियो खोल लेना, सामने मिल जाएगी। ठीक है, और जुड़े हो नए तो मार देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो बस रखिए इतना ही। हाँ, जो तुम्हारे साथी संगी हो उनके पास शेयर कर देना और इन्हें भूलना नहीं, क्योंकि ये ऐसी हस्ती है जो नाम ही काफी है लोगों के पसंद छुड़ाने के लिए। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो उतना दौड़ने वाला। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, क्योंकि 2 महीने रह गए हमारे पास। जो कुछ करना है 2 महीने में करना है, हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर की लाइन भूलने की आवश्यकता तो नहीं है, बोलोगे तो नहीं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा जय।